नहीं जाते। हर वर्ष हमारी खेती में बाढ़ आती है, बाढ़ इतनी ज़्यादा आती है कि हमारी खेती हर वर्ष डूब जाती है। क्या होता है कि 26,000 की फसल हो रही है, 35,000 का खर्चा आ रहा है। अब ये बाढ़ के कारण जो 1 हेक्टेयर में नुकसान हो रहा है, सरकार दे रही है 27,000 रुपये। उस हिसाब से तो हमको 70,000 मिलना चाहिए, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं, सरकार देती नहीं, और देती भी है इस साल का पैसा अगले साल करके जाते हैं। उनका प्रयास हो जाने, उस बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हम मंत्रालय में बैठे नहीं, हम धान उत्पादक किसान हैं। हमारी जब नदी के किनारे वाले बेल्ट को मुआवजा मिल रहा है, इधर वाले को नहीं, तो ये कुल मिला के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। और जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, ये मैं अभी इनको जब जरूरत है तब किसान याद आता है, इनको अपना झंडा उठाने के लिए और थैला उठाने के लिए किसान दिखता है। और मैं ये गीता के उपदेश के अनुसार, चाहे मुझे जनता यदि जनादेश में मुझे वोट देगी तो मंजूर, नहीं देगी तो जनता ही मेरी माई बाप है। इसके लिए मैं गोंदिया भंडारा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को, पूर्व जनप्रतिनिधियों को और अभी के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानता हूँ, सभी को, चाहे वो गाँव से ग्राम पंचायत। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दमा आपका पुनः हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। और साथियों, आज आप सभी जानते हैं, आपको बता दूं मैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। और इसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश से चलकर हमारे सीमावर्ती जो राज्य है महाराष्ट्र, उसके एक जिले गोंदिया के विधानसभा तिरोड़ा में पहुँचे हैं, जहां पर निर्दलीय रूप से पर्चा भरा है हमारे बड़े भाई नीरज कुमार मिश्रा जी ने। और आज हम उनसे वे किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, वो शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, किसानों का मुद्दा होगा, या फिर और भी अन्य मुद्दे जिनको लेकर वे जनता के मध्य जाएंगे और उनसे उनके वोट की मांग करेंगे, ये सब बातें उनसे करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं नीरज कुमार मिश्रा जी से। मिश्रा जी नमस्कार। भैया नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सादर राम राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम मध्य प्रदेश से चल करके आज महाराष्ट्र पहुँचे, और ये महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा है, जहाँ पे आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। जी जी जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप जानते हैं, हम जानते हैं, और जनता भी जानती है कि भारत जो है वो लगभग 60% कृषि प्रधान देश है, और आप भी किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं जी। तो विविध समय में होने वाले मौसमी परिवर्तन और भी अन्य चीज़ों में किसानों किस तरह की समस्याएं आती हैं, और किस किस समस्याओं से आपका क्षेत्र वर्तमान में जूझ रहा है, इसके ऊपर में कुछ बताइए हमारी जनता को। सबसे पहली बात तो मेरे तिरोड़ा विधानसभा 64 तिरोड़ा विधानसभा, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा से के सभी मतदार बंधु एवं भाइयों को, भाई बहनों को मैं नमस्कार कहूँगा, सादर प्रणाम करूँगा, क्योंकि आप ही, आपके एक वोट की कीमत से देश चलेगा, राज्य चलेगा। आप अपने वोट का सदुपयोग करें, उचित आदमी को चुन के दें। अब रही बात समस्या की, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा गांव जो है सावरा, ये आसपास में नदी, बैनगंगा नदी बह रही है। बैनगंगा नदी बह रही है पिछले कई वर्षों से, जब से कोलेवाड़ा डैम बना है, अदानी का पावर प्लांट बना है, कोलेवाड़ा डैम बना है, उसके बाद से बार बार हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ आ रही है। और बाढ़ ऐसी नहीं आ रही है, ऊपर में मध्य प्रदेश राज्य में जो संजय सरोवर है, उसके डैम के गेट बांधे जाते हैं और ऐन समय पे खोले जाते हैं, और ये नीचे वाले के भी खोले नहीं जाते। हर वर्ष हमारी खेती में बाढ़ आती है, बाढ़ इतनी ज़्यादा आती है कि हमारी खेती हर वर्ष डूब जाती है। डूबने के बाद में सरकार की तरफ से उसका मुआवजा के लिए पंचनामा किया जाता है। पंचनामा ये किया जाता है कि जैसे मैंने अभी 1 एकड़ की 2 दिन पहले धान की चूरनी किया हूँ, उसमें मुझे 11 कुंटल धान हुई, आज के रेट के हिसाब से 26,000 रुपये की धान हुई, और मुझे टोटल खर्चा आया है 32,000, जिसमें मेरी मेहनत अभी अलग है, उसको पकड़ूंगा तो 50,000 पे जाएगी। पर वो विषय नहीं, किसान अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं लगाता, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि किसानों की मजबूरी और किसानों की समस्या किसान का बेटा ही उचित तरीके से सभी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और वो आप कर रहे हैं बाकायदा। आप आगे बढ़िए। तो क्या होता है कि 26,000 की फसल हो रही है, 35,000 का खर्चा आ रहा है। अब ये बाढ़ के कारण जो 1 हेक्टेयर में नुकसान हो रहा है, सरकार दे रही है 27,000 रुपये। उस हिसाब से तो हमको 70,000 मिलना चाहिए, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं, सरकार देती नहीं, और देती भी है इस साल का पैसा अगले साल, और उसमें भी कागजी प्रक्रिया इतनी ज़्यादा है कि किसान खुद परेशान हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने अपनी किसानों की समस्याओं को साझा किया, तो इन समस्याओं में विलंब होने का कारण आप किसे मानते हैं, और इन समस्याओं को खत्म करने के लिए जो वर्तमान में यहाँ पे विधायक रहे हैं पूर्व में, क्या उनके द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए गए सरकार के समक्ष कि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके? नहीं, उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, वो हर बार आते हैं, वो आके संपर्क करके जाते हैं, उनका प्रयास हो जाने, उस बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हम मंत्रालय में बैठे नहीं, हम धान उत्पादक किसान हैं। हमारी जब जनता की, किसानों की आवाज़ आती है, तब सबको चिंता आती है, पक्ष को भी आती है और विपक्ष को भी आती है। और वो भी अभी जैसे इस साल चुनाव था तो इस साल विशेष याद आई थी, इस बार चुनाव हो जाएगा, 4 साल तक के विशेष ध्यान नहीं आने वाला है किसी का। अब बाढ़ के बाद में 27,000 का मुआवजा हुआ, सावरदेही करके एक लश्करी ईड़ी मराठी में बोलते हैं, वो इल्ली आती है, इल्लियों की वजह से फसल की फसल चौपट हो गई है। तो नदी के किनारे वाले बेल्ट को मुआवजा मिल रहा है, इधर वाले को नहीं। तो ये कुल मिला के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, और जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, ये मैं अभी किसी एक पार्टी को मैं दोष नहीं दूंगा, मैं सभी पार्टियों को दूंगा।
और ये अभी का नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 25 साल का महाराष्ट्र का इतिहास जब से मैं समझ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ। इनको जब जरूरत है तब किसान याद आता है, इनको अपना झंडा उठाने के लिए और थैला उठाने के लिए किसान दिखता है। और मैंने इस बार ये सब समस्या, मेरे पास में समस्याओं का पिटारा है, मैं खुद उसका क्या कहते हैं उसको, कि मेरे ऊपर वो समस्याएं बीती हैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे कर्म की प्रति, कर्म क्या हो, मुझे सिर्फ कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं है, परिणाम की चिंता नहीं है, गीता के उपदेश के अनुसार। बिल्कुल। चाहे मुझे जनता यदि जनादेश में मुझे वोट देगी तो मंजूर, नहीं देगी तो जनता ही मेरी माई बाप है। स्वाभाविक सी बात है। तो जिस तरीके से वर्तमान में आप चुनाव में खड़े हुए हैं जी, ये एक रणभूमि है, अगर माना जाए, आप गीता की बात कर रहे हैं और गीता में उपदेश है, ये कर्म करो फल की चिंता मत करो जी। और आपके सामने 2 बार के कद्दावर नेता विधायक जो पूर्व में रह चुके हैं, माननीय विजय राहंगडाले जी, और अगर दूसरे पार्टी की बात करें तो गुड्डू बोपचे जी, दोनों ही अपनी जगह पे कद्दावर नेता है जी। और जिस पार्टी से विजय राहंगडाले जी बिलोंग करते हैं, उनकी पार्टी ने जैसे वर्तमान में ट्रम्प कार्ड खेला, जो इससे पहले मध्य प्रदेश में बीते चुनाव में देखा गया और छत्तीसगढ़ में देखा गया। जैसे मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, सेम कंडीशन छत्तीसगढ़, और यहाँ पर भी लाड़की बहना योजना के नाम से वो योजना चालू की। बिल्कुल। और अगर हम पूर्ववत इसके परिणामों की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक तरफा भाजपा को जीत मिली, छत्तीसगढ़ में भाजपा का उदय हुआ जी। तो क्या आपको लगता है कि इतने ज्यादा ट्रम्प कार्ड भाजपा खेल रही है, फिर उनके विधायक इस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में अभी मौजूद है, और इन योजनाओं के बाद में भी आप उनकी घोषणाओं को और उनके मुद्दों को कमजोर कर पाएंगे अपनी बात रखते हुए? नहीं, कमजोर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, और मैं उनके ऊपर कटाक्ष या आरोप नहीं कर सकता, क्योंकि वो 10 साल से हैं, उसके पहले और 15 साल अन्य लोग भी रहे, उन्होंने भी विकास किया है, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाता, उनने अपने तरीके से विकास किया है। बाकी जो बेसिक सुविधाएं होती है जमीन से जुड़ी, उन लोगों ने, मेरा ये आरोप है कि जमीन से जुड़ी जो चीज़ें उनको साइड लाइन किया है, उन लोगों ने साइड लाइन किया है, यह है उनकी दिक्कत। और लाडली बहना आपके मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, वहाँ पे दिक्कत यह रहा, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक हो या सांसद हो, वहाँ प्रत्यक्ष लोगों का संपर्क उनसे है। और हमारे महाराष्ट्र में मैं किसी एक जगह को और एक पार्टी को नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी क्षमता नहीं है, वो अथाह पहाड़ है, मैं रेत का टुकड़ा हूँ, मैं उनकी बराबरी किसी भी हालत में नहीं कर सकता। सिर्फ मैं अपनी समस्याओं का विद्रोह जब मेरे से सहा नहीं, जब समस्याएं सही नहीं गई, मेरी बातें किसी ने नहीं सुना, किसी भी पार्टी ने नहीं सुनी, एक ही को मैं दोष नहीं दूंगा, सभी ने नहीं सुना, तो मुझे आज ये निर्णय लेना पड़ा और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपने फूलगोभी निशान से मैदान में आना पड़ा। बिल्कुल, जैसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि तिरोड़ा जो क्षेत्र है वो वर्तमान में अदानी पावर प्लांट के लिए काफी मशहूर माना जाता है। जी। और एक बात हमेशा सामने आती है कि संघर्षों के आए में हरदम आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और चाहे फिर किसी भी राज्य की बात की जाए तो वहाँ पे जो युवा है वो रोजगार के साधनों से बड़ा जूझ रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इवन और भी राज्य की बात करें, तो महाराष्ट्र में भी अगर उद्योग स्थापित हो तो काफ़ी बड़े स्तर पे बड़े शहरों में उद्योग स्थापित है। जैसे पुणे की बात कर ले, महाराष्ट्र में मुंबई की बात कर ले, औरंगाबाद की बात कर ले, बड़े बड़े शहरों में। तो तिरोड़ा जैसे क्षेत्र में अदानी पावर प्लांट का बीते कुछ सालों से यहाँ पे मौजूद होना, उसके बावजूद भी यहाँ के जो लोकल के युवक है उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं गोंदिया भंडारा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को, पूर्व जनप्रतिनिधियों को और अभी के जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानता हूँ, सभी को, चाहे वो गांव से ग्राम पंचायत से जुड़ा हो, चाहे जनपद से जुड़ा हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। उसका कारण ये है कि आप पूना साइड जो बात आपने की है, नोएडा है, जो भी है, कई देश हैं, बिल्कुल आपके छत्तीसगढ़ में कई जगह हैं, जहाँ पावर प्लांट आता है वहाँ पे एक से एक इंडस्ट्रियाँ आ जाती हैं। सबसे पहली बात, पावर प्लांट आने के बाद में उसकी राख निकलने के बाद में सीमेंट फैक्ट्रियाँ आती है। आज अदानी को करीब 2009 से 10 के समय में आया है, तो ना हमारे यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री आई है, ना ही उसके अलावा दूसरी कोई फैक्ट्री आई है। और यहाँ हम तिरोड़ा तहसील वाले, गोंदिया जिले वाले सिर्फ अदानी के राख खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये हमारे उच्चतम लीडरशिप ने हमारे को रखा है। हम सफ़ेद कपड़े पहन के यदि तिरोड़ा जाते हैं तो काले कपड़े पहन के लेते आते हैं। तो ये बड़े लोगों को, एसी में चलने वालों को ये चीज़ नहीं होगी, मेरे जैसे साइकिल पे चलने वाले, मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोगों को ये बात समझेगी। और रही बात बेरोजगार की, अदानी ग्रुप में जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, क्षेत्रीय लोकल युवाओं को काम नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टेट वालों को, बाहर के राज्यों वालों को मिलता है। यहाँ वालों से उनको कौन सी एलर्जी है भगवान जाने, गिने चुने, उंगली पे गिने चुने लोगों को ही यहाँ रोजगार दिया जाता है। स्वाभाविक सी बात तो ये होना चाहिए था कि जिस क्षेत्र में रोजगार स्थापित हुआ है या जो इंडस्ट्री यहाँ पे विकास हुआ है, वहाँ पे लोकल के युवाओं को ज्यादा रोजगार के साधन देने चाहिए। बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसके लिए आप हमारे जो पूर्व में यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे उनको जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, कहीं इस बात के लिए तो मैं सभी जनप्रतिनिधि, 25 साल से जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को दोषी मानूंगा।
एक किसी को नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं, सभी को दोषी ये मानूंगा। उन्हीं की इच्छा शक्तियों का परिणाम रहा हाँ, कि यहाँ के बिल्कुल। जो युवा है वो बेरोजगार रह बिल्कुल, गए, चाहे उनको रोजगार यहाँ सांसद हो, नहीं मिला। विधायक हो, जनपद सदस्य हो, पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए आप, वहाँ का जिला परिषद सदस्य जो होता है एक दमदार होता है, वो डरता नहीं। यहाँ पे तो कुछ दिखता ही नहीं है। गोंदिया भंडारा डिस्ट्रिक्ट यानी पीछे पीछे सिर्फ पद चाहिए, पद तक के लोग दिखते हैं, उसके बाद में वीआईपी कल्चर आ जाता है। अच्छा, आपने एक बड़ा अभी छोटा सा मुद्दा देखा हुआ है, छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो जनता है वो अधिकांश भ्रामक विज्ञापनों और घोषणा पत्रों से मतलब आकर्षित हो जाती है। जी, तो जी, जिस तरीके से आपके यहाँ पे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं अदर पार्टीज से, तो उन लोगों ने अपने अपने जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र वो जारी किए जी। हैं और काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं उनके घोषणा पत्र में दिखाई देती है, चाहे सरकार के रूप से देखा जाए फिर उनके व्यक्तिगत भविष्यगत विजन को देखते हुए। जी, तो जी। ऐसा कुछ घोषणा पत्र जो आप जनता के मध्य लाना चाहेंगे, फिर किन मुद्दों के ऊपर में आप आकर के जनता के सामने चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहली बात, मैं भी आज वीडियो पे देख रहा था, सब अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र हैं। कोई पार्टी बोल रही है हम 3,000 देंगे, कोई बोल रहा है 3 लाख की कर्ज माफी देंगे, कोई बोल रहा है कि 25 लाख तक का आयुष्मान वो हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। भैया उतनी ज़्यादा तो हम बात नहीं करते। जनधन योजना इसमें आयुष्मान भारत है और महात्मा फुले वाली एक योजना है 1.5 लाख वाली, 5 लाख वाली, उसी के लिए लोग चक्कर मार रहे हैं, उसी का उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। आप 25 लाख की छोड़िए, 1.5 लाख का ही उपचार दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो लूट की बाजार लगी है, उसके ऊपर नियम बनाइए। आप बनाना नहीं चाहते, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए। मैं अपनी खेती में, मैं क्या और सभी किसान, मैं एक उदाहरण अपना बता रहा हूँ, बाकी सभी किसान है, धान उत्पादक किसान में सभी हैं। हम लोग रात में टॉर्च लेके खेत में जाते हैं, सांप बिच्छू जंगली सुअर का बसेरा रहता है, कई बार धोखा होते होते बचता है। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर में हेल्थ सेंटर है इंदौरा में। बिच्छू की दवा नहीं मिलती, सांप की नहीं मिलती, समय पे उपचार नहीं हो पाता। तिरोड़ा जाओ, तिरोड़ा वाला उप जिला रुगलर होने के बाद में गोंदिया रेफर करता है। गोंदिया सरकारी हॉस्पिटल में भी ढकल पकल वाला काम है, क्योंकि गरीबों की महिलाओं को डिलीवरी होती है, गरीबों का इलाज होता है, बड़े लोगों का होता नहीं है। सरकार ने ऐसे नियम बनाना चाहिए कि ये जो घोषणा पत्र दे रहे हैं इनके ऊपर अगर आप लागू नहीं करते तो 6 महीने के ऊपर इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाएगा, सरकारी दवाखाने में अपना इलाज करवाएगा, उसी को नौकरी मिले, उसी को चुनाव लड़ने का हक मिले, देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा और वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा। यही मेरी बात है। बिल्कुल, आपकी बातों से हम प्रभावित हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो योजनाएं बनती है वो केंद्र से बनती है और भी यहाँ पे लागू होती है। लेकिन यहाँ पे जब सरकार राज्य में आती है और सरकार का जो मतलब इस लोकल जनता का जो प्रतिनिधित्व करता है वो यहाँ का लोकल एमएलए जो विधायक जिन्हें बोलते हैं वो करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जी जी जी। तो जैसे आपने मुझे कहा कि कुछ समय पे जो किसान है उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनका तरीके से मतलब खेती में क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई आके देख रहा नहीं है। इवन आपने बात किया कि अगर हम बरसात के दिनों में अधिकांश समय जब खेत में जाते हैं तो बिच्छू काट ले, सांप काट ले, दवाएं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या रोजगार की बात करें लोकल स्तर के ऊपर में, तो वो बिल्कुल भी निष्क्रिय है। और ये सभी इच्छा शक्तियों का परिणाम है कि यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि उन्होंने इसके ऊपर में कुछ भी ध्यान नहीं, जो जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए दिया उन्होंने, इस बात उस तरीके से नहीं दिया। इस बात के लिए आप उनके ऊपर में निशाना जरूर साधना चाहेंगे या नहीं? नहीं, पूरा निशाना इसलिए नहीं साध सकता मैं क्योंकि विकास हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि विकास की प्रक्रिया सतत है लेकिन गति नहीं है। गति नहीं है, और जो जमीनी आदमी को मिलना चाहिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा कहना यह है कि जमीन से शुरू हो, यहाँ हो रहा है कि ऊपर से नीचे आ रही है। और हमारी बात है कि नीचे से गरीब, जिसमें किसान है, रोजी रोटी कमाने वाला है, मजदूर है, उसमें तेंदुपत्ता संकलन वाला है, मध्यम वर्गीय ठेला चलाने वाला है, रिक्शा वाला है, ऐसे गरीब लोग जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, खेती से संबंधित जो हैं, इनके तक के योजना जो है नीचे से ऊपर आए तो देश ऑटोमेटिक उन्नति कर लेगा। आपके विचारों के अनुसार एक आम आदमी का विकास जरूरी है, जरूरी है विकास बिल्कुल, पहले उसी का विकास जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कुछ बातें जो हमारे चैनल के माध्यम से आप तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता है उन्हें कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि जैसे आज हमारे गाँव महाराष्ट्र सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की सरकारी स्कूलों को गोद दिया जाए। मेरे दादा जितने भी सभी जनप्रतिनिधि, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, 1 टीचर हैं और 4 क्लास चला रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप शिक्षा में सुधार कीजिए, शिक्षा में भर्ती कीजिए। हेल्थ हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ कर्मचारियों की कमी है, पहले उनकी भर्ती कीजिए सबसे पहला। बैंकों में जाओ, आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा क्रॉप लोन दिया जा रहा है, 10 एकड़ भी जमीन है तो 1,60,000 दिया जा रहा है, 5 एकड़ भी जमीन है तो 1,60,000 प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है। नहीं, तो कम से कम आप 30,000-35,000 रुपए एकड़ जब दे रहे हो तो 10 एकड़ भी है तो उसके हिसाब से दो। दूसरी बात, किसान रात में जा रहा है, किसान महिलाएं जा रही हैं, बहू बेटियां जा रही हैं। जंगली सुअर हर किसान का 95% किसान का जंगली सुअर नुकसान कर रही है।
यदि हमें उस सुअर की नुकसानी का सरकार ने बनाई, ये महाराष्ट्र सरकार के नियम है, इसकी तारीफ करूंगा मैं, ये आपके यहाँ नहीं हो सकता पर हमारे यहाँ है। परंतु किसान जब जाता है उस ऑफिस में तो उसको इतने जा के पापड़ बेलना पड़ता है बेचारे को वो जाना छोड़ देता है और अंतिम में उसको मिलते हैं 2000-3000 रुपए। सरकार ने इस सिस्टम पे ध्यान देना और चाहिए। ये भी काफी लंबे समय के बाद मिलते हैं, जब तक हाँ, चीजें खत्म हो जाती है। 1 साल से 1.5 साल के बाद, 1 साल से 1.5 साल के बाद। दूसरी बात, आपको यदि राशन कार्ड में अपने बच्चियों का नाम चढ़ाना या बहुएं जा रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है इधर, आप तहसील ऑफिस जाओ, वहाँ दलालों का राज है, 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। बीपीएल में नाम लाना है, तिरोड़ा की कंडीशन बता रहा हूँ, मैं खुद प्रत्यक्ष हूँ उसका, 5,000 से 10,000 रुपये लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? आपका मतलब विधायक से नहीं है, बिल्कुल, विधायक सभी से नहीं। जनप्रतिनिधि, इसमें प्रशासन भी आता है। बिल्कुल प्रशासन भी आता है। और आज जिस अपेक्षा से सब लोग आ रहे हैं उन सभी को बोलना चाहूँगा मैं, किसी एक को नहीं बोलना चाहूँगा। और ये सब चीज़ें तो आपके समझ में, और मुद्दे तो बहुत है, समय की कमी है। स्वाभाविक सी बात है। तो अपने चुनाव चिन्ह और अपनी बातों को लेकर कुछ हाँ। अंतिम शब्द बोल दीजिए। नमस्कार माझ्या मतदार बंधू आणि भगिनींनो, मी नीरज कुमार भूमेश्वर मिश्रा, धान उत्पादक शेतकरी आहे। वैनगंगा नदीच्या किनारीवर माझे गाव आहे। मला 16 नंबरचे निशाण मिळालेले आहे, फुलगोबी। मला जर आपल्याला वाटते की माझ्या मुद्द्यामध्ये काही दम आहे आणि मी काही करू शकतो, आपल्या जनते आपली आवाज वरती उचलण्याचा प्रयत्न करू शकतो, तर येणाऱ्या 20 तारखेला 16 नंबरची फुलगोबी माझ्या चिन्हाला मतं टाकून मला विजयी मिळवून द्या व आपले अमूल्य आशीर्वादाचा जोगवा मला प्रदान करा। मी जे गोष्टी म्हटलेले आहेत त्या गोष्टींवर वरती पोहोचवण्याचा काम करीन। बाकी जनताचा जो जनादेश राहील तो मला मान्य आहे, जनादेश माझ्या डोकसीवर।